बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट लगता है। कोई भी चीज़ हमें मुश्किल क्यों लगती है? किसी भी चीज़ के मुश्किल लगने के पीछे ये वजह होती है कि हमें उसकी समझ नहीं आती। तो जब तक कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती वो चीज़ हमें मुश्किल ही लगती है। लेकिन जब कोई चीज़ हमें समझ आने लग जाती है तो फिर वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो फिर उस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको समझने के लिए कुछ हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। इसी तरह तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए भी हमें कुछ बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग भी उन्हीं बेसिक्स में से एक है। तो इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन पुशिंग समझाऊँ, आपको पहले कुछ बेसिक्स टर्म का पता होना चाहिए। और सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है। बेसिकली प्यारे बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि कोई चीज़ उसी को पसंद करेगा ना, वो जिसकी उसके पास कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है। और इसके ऊपर जो इसके जो एटम होता है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होता है। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशी होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके। और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है ना तादाद वो ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम अपने मेन हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन पुशिंग, उसकी तरफ हम आते हैं। इलेक्ट्रॉन पुशिंग को एरो पुशिंग भी बोला जाता है। ये होता क्या है? ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होता है ना, उसको रेफर कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन पुअर साइड की तरफ। यानी कि तो अब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन रिच साइड कौन सी होती है? न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन पुअर साइड कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल तक इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग होती है। ठीक है। और मूवमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन रिच साइड टू एन इलेक्ट्रॉन पुअर साइड। इसके अलावा एक और टर्म इसमें आती है इलेक्ट्रॉन पुशिंग मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग क्या होती है? ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन होते हैं ना, उनका मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड कर रहा होता है उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है उसको हम एरोस से शो करते हैं। एरोस लाजमी लगाने होते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग में। और एरोस क्या होता है? अब जहाँ पे लिखा है एरोस शोज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एरोस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो करते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन पुशिंग जो होती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसके लिए कुछ ना रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है होता है। ताकि हम कोई भी अपना रिएक्शन जो है वो किस तरह प्रोसीड करें, उसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए जाते हैं। अब वो हम रूल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास अब रूल नंबर 1 है, ओबे द ऑक्टेट रूल। रूल नंबर 1 का ए पार्ट हमारे पास क्या है? ओबे द ऑक्टेट रूल। अब अब ऑक्टेट रूल जो होता है ये क्या होता है? जिनके किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ना, तो वो ऑक्टेट रूल जो होता है इसको ओबे कर रहा होता है। तो अब कार्बन कार्बन को हम देखते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो अब इसमें जो कार्बन है ना, कार्बन की वैलेंस शेल में बच्चों होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसको ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? उसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से वो 4 बॉन्ड बनाता है। और जो ऑक्सीजन होता है ना बच्चों, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इस वजह से वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से हमने ऑक्टेट रूल को लाजमी ओबे करना है। रूल इनके इलेक्ट्रॉन्स पुशिंग के रूल में हमारा ऑक्टेट लाजमी हो। ऑक्टेट रूल हमारा लाजमी ओबे होना चाहिए।
अब हमारा रूल नंबर 1 का जो पार्ट बी है वो क्या है कि ड्रा एवरी एच सब्स्टिट्यूएंट ऑन एवरी एटम एक्सेप्ट कार्बन एटम। यानी कि इसका क्या मतलब है, यानी कि हम कोई स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, हम उसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिख रहे हैं, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एच सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, कार्बन एटम के हमने एच सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिखाने। कार्बन एटम के अलावा अगर कोई उसमें एटम मौजूद है तो उसके हमने एच सब्स्टिट्यूएंट को लाजमी दिखाना है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, अब हमने इसको खोल के लिखा इस स्ट्रक्चर को। तो अब ये स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें कार्बन के ऊपर भी एच सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए, कार्बन एटम के अलावा ये नाइट्रोजन एटम है, इसके ऊपर भी एच सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये गलत है, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन के ऊपर भी इन्होंने एच सब्स्टिट्यूएंट दिखा दिए, हालांकि हमने कार्बन के ऊपर, हमारा रूल क्या है, हमने कार्बन के ऊपर एच सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिखाने। अब ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन के ऊपर नहीं दिखाए गए एच सब्स्टिट्यूएंट, बल्कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एच सब्स्टिट्यूएंट को दिखाया गया, तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर होगा ये हमारा करेक्ट होगा। अब हमारे रूल नंबर 1 का जो पार्ट सी है वो क्या है कि शो एवरी चार्ज। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास के एक जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें अगर किसी भी एटम पे अगर कोई चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज लाजमी लगाना है, वो चार्ज ज़रूर शो करना है। अब हमारे पास रूल नंबर 1 का पार्ट डी क्या है कि ड्रा एवरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि किसी भी हमारे पास, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी उसके एटम्स पर अगर हमारे पास लोन पेयर्स आ रहे हैं तो हमने वो लोन पेयर्स भी लाजमी ड्रा करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 95% ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स आउट देयर स्टार्ट्स ऑफ विद एन एरो कमिंग फ्रॉम ए लोन पेयर। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो 95% ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म्स होते हैं ना, वो अपना एरो स्टार्ट ही लोन पेयर से करते हैं, यानी कि एरो स्टार्ट ही लोन पेयर से हो रहा होता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे लोन पेयर से स्टार्ट हो रहा होता है कोई भी एरो हमारे पास। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे अब हमने, हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इसको हमने 2 तरीक़ों से किया है। सबसे पहला तरीका क्या है कि हमने एरो को डबल बॉन्ड से शुरू किया, उसने ब्रोमीन पर अटैक किया और दूसरा ब्रोमीन जो है उसका जहाँ से क्लीवेज होगा, उसका बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड दोनों के दरमियान जो था वो जहाँ से क्लीव हो गया, टूट गया और ब्रोमीन जहाँ से निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो अब इसके ऊपर वैसे 3 लोन पेयर्स थे, तो अब इसने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए, तो इस पर अब 4 लोन पेयर्स हो गए और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। और अब ये जो है ना रिएक्शन, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये रिएक्शन, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती कि जहाँ से जहाँ से एरो स्टार्ट कर दिया जाए। ये रिएक्शन हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारा गलत है। और ये जो अब दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं जहाँ पर हमने लोन पेयर से स्टार्ट किया एरो को, और वो लोन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो बॉन्ड है उस पर आके शिफ्ट हुआ और वहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आया अब कार्बन, अब क्या हमने पीछे पढ़ा कि ऑक्टेट रूल को लाजमी ओबे करना है। कार्बन 4 से ज़्यादा जो है बॉन्ड नहीं बना सकता। ऑक्सीजन का बॉन्ड जहाँ पर शिफ्ट हुआ, जहाँ पर डबल बॉन्ड आया, अब क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हुआ। ये जो कार्बन का जहाँ से बॉन्ड था ना, अब इस कार्बन ने 5 बॉन्ड तो बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इस वजह से इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है इसने जाके ब्रोमीन पे अटैक किया। फिर ब्रोमीन का जो है ये वाला कोवलेंट बॉन्ड जहाँ से टूटा और ब्रोमीन निकल गया। अब ये जो हमारा रिएक्शन है ये करेक्ट है। और अब देखें 95% ये इसको भी जो है फिल कर रहा है कि लोन पेयर से हमारा जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट किया गया है, यानी कि हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म का जो एरो है ना वो लोन पेयर से स्टार्ट किया गया है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं हम अपने रूल नंबर 2 पे। इसमें बताया गया है कि हम अपने एरो को स्टार्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो हम अपने एरो को स्टार्ट्स ऑन बॉन्ड्स और लोन पेयर्स, हम बॉन्ड से भी शुरू कर सकते हैं एरो को और लोन पेयर से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है रिएक्शन, ये हमारा हो रहा है, 2 रिएक्शंस हमारे पास दिए गए हैं। अब यहाँ पर एरो को लोन पेयर से भी स्टार्ट किया गया है, ये देखें, ये लोन पेयर से ऐसे स्टार्ट किया गया है और इसने जाके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। फिर ऑक्सीजन ने
ने जो अपने इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ खींच के लिया। ये देखें, ये उस पे वैसे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे 3 आ गए और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया। क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, वैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन जब ट्रिपल बॉन्ड जब कहीं पे 3 बॉन्ड बना रहा होता है, जिनके उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है और एक उसने डबल बॉन्ड बनाया होता है, तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और अब ये दूसरा आप देखें कि हम बॉन्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं एरो, ठीक है, तो हमारा ये फुलफिल हो जाता है ये वाला रूल। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, कभी भी आपने एरो को चार्जेस से स्टार्ट नहीं करना। जैसे ये देखें, ये यहाँ पर ये चार्ज से स्टार्ट किया गया है और अब फिर ये ऊपर ये आगे आगे, चाहे आपका प्रोडक्ट सही भी आ जाए, लेकिन आपका जो तरीकाकार है वो गलत हो जाएगा। ये आपने कभी नहीं करना ऐसे कि चार्ज से आप एरो को स्टार्ट कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं होता। और एक दूसरी चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है कि एरो को कभी भी एटम से स्टार्ट नहीं करना। ये जैसे यहाँ पर ये एटम से स्टार्ट किया गया और इस तरह ये भी कुछ इसका सेंस नहीं बनता, ये इस रिएक्शन का, ये ऐसे भी नहीं करना है। तो हमने क्या देखा जहाँ पर कि एरो का हमने बॉन्ड से स्टार्ट करना है और लोन पेयर से स्टार्ट करना है, और चार्ज या एटम से हमने एरो को स्टार्ट नहीं करना। अब हमारा रूल नंबर 3 क्या है कि मेक एरोज एंड ऑन एटम्स और बॉन्ड। हमने पहले रूल नंबर 2 में देखा कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो अब हमने ये देखना है कि हमने एरो को एंड किधर करना है। तो एरो को हमने या तो एटम पे हम एंड करेंगे या फिर हम किसी बॉन्ड पे एंड करेंगे। तो देखें अब यहाँ पे जैसे इस रिएक्शन में एरो को लोन पेयर से स्टार्ट करके और एटम पे एंड किया गया है, ठीक है। अब हमारे पास रूल नंबर 4 है कि डोंट यूज मोर देन 3 एरोज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने जाके हाइड्रोजन पे अटैक किया, जहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये एक पूरा रिएक्शन हो रहा है जिसमें 2 रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर एरोज का 3 एरोज का इस्तेमाल किया गया। ये देखें, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब ये आपको समझ आ रही होगी कि हमने 3 एरो से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने, ये 3 लाजमी है, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब क्या किया गया कि जहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक किया, फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड जहाँ पर शिफ्ट हो और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और फिर क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन जो है ना, उसका हमने उस पर सिंगल बॉन्ड उस पर नहीं रहने देना। ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और उस पर हमने हमने उस पर एक नेगेटिव चार्ज जहाँ पर लगा हुआ है, हमने उसको न्यूट्रल लाजमी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो लोन पेयर जो हमारे पास आया था, वो दोबारा हम उसको कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये डबल बॉन्ड जहाँ पर शिफ्ट होगा, और क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये जहाँ से लीव कर जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो आपने ये लाजमी, तो ये याद रखना है कि हम यहाँ पर भी 3 एरोज हैं, तो ये याद रखना है कि हमने 3 से ज़्यादा एरोज का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा मस्ट रिमेंबर, ये चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी है कि एरोज विल स्टार्ट फ्रॉम बॉन्ड और लोन पेयर एंड विल एंड ऑन एटम और बॉन्ड। एरो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं? एरो बॉन्ड या लोन पेयर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं एटम पर या बॉन्ड पर। So students, thank you for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel और इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।